नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, जो कि एक निजी चैनल ने सवाल पूछा था उनसे कि क्या वो राम मंदिर की तरह से मस्जिद के भी जो भूमि पूजन होगा उसमें जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं न तो इसमें वादी हूँ न प्रतिवादी हूँ, मुझे न बुलाया जाएगा और न मैं जाऊँगा। हालांकि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं भी जा सकता हूँ और किसी भी धर्म के कार्यक्रम में जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उन लोगों को होगी जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, और इसीलिए वो मुझे नहीं बुलाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं एक योगी के रूप में कहूँ तो योगी के रूप में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपनी धार्मिक आस्था का सम्मान करने का विशेष अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुसार। तो इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं थी, लेकिन चूंकि इस देश का मीडिया हो या राजनीतिक पार्टियां, ये हर बात में विवाद पैदा करते हैं, और वही कल भी करने की कोशिश की गई थी। तमाम अखबारों ने, तमाम चैनलों ने उनके बयान को आधा पेश किया और ये कहने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि मैं मुसलमानों के उसमें नहीं जाऊंगा, जबकि उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर मैं जा सकता हूं, लेकिन एक योगी के तौर पर, एक हिंदू होने के तौर पर अपनी जो मान्यताएं हैं उनका सम्मान करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। तो ये उन्होंने संतुलित बयान दिया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी भी अब इस मामले में कूद पड़ी, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कह के संविधान की उस शपथ का अपमान किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है, और उन्हें इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी कि एक जो कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आज वो उस कहावत को पूरा करती हुई समाजवादी पार्टी दिख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, और आज वो पार्टी योगी आदित्यनाथ को सलाह देती हुई दिखाई दे रही है। मुलायम सिंह, जिनको कि मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था, और उन्होंने अपने जो एक हल्ला बोल का कार्यक्रम चलाया था उसमें यादव गुंडे हुआ करते थे, और उन्होंने लोगों को जिस तरीके से पीट पीट के सड़कों पर निकलना दूभर कर दिया था। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव और राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था, तब सीधे तौर पर जिस तरीके से कार सेवकों के ऊपर सीधी गोलियां चलवाई गई थी, जिसमें आधिकारिक आंकड़े तो 17 की मौत बताते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जिस तरीके से अयोध्या की सड़कें खून से लाल हुई थी, उससे यह पता चलता था कि वहां पर 100 से ज्यादा कार सेवकों की मौत हुई थी। और चूंकि उस समय न सोशल मीडिया था और न ही मीडिया था, प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, इसलिए वो सारी की सारी चीजें दब गई थी। लेकिन उनके दबने से कार सेवकों की हत्या का जो कलंक मुलायम सिंह के ऊपर लगा हुआ है वो कभी धुल नहीं सकता है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी आज योगी आदित्यनाथ को सलाह देती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने ये कहा कि ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ये नकली हिंदुत्व है, जबकि इन्हीं लोगों पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जो लोग टोपियां लगाकर इफ्तार पार्टी में जाते हैं वो सेकुलरिज्म नहीं है, वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, बल्कि एक ढोंग है जिसको बाकी की पार्टियां करने की कोशिश करती हैं, और इस तरीके के ढोंग से बचने की जरूरत है। हम ढोंग नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से ही एक और बड़ी खबर आ रही है कि साहिब आलम, डॉक्टर अलीम और कमरुद्दीन नाम के 3 पीएफआई के जो पदाधिकारी हैं उनको पुलिस ने पकड़ा है, और ये तीनों के तीनों व्हाट्सएप ग्रुप से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था अयोध्या में, उसमें खलल डालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे और व्हाट्सएप के माध्यम से गलत अफवाहें फैलाकर लोगों को इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान दंगे करने के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर बहराइच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और इन तीनों लोगों को अब जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर अलीम हो या फिर ये कमरुद्दीन और ये साहिब आलम, ये एसडीपीआई जो कि पीएफआई का ही एक राजनीतिक ग्रुप है और पीएफआई के पदाधिकारी रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों को लेकर तमाम खुलासे अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से अयोध्या के अंदर जो भूमि पूजन होना था उसके समय पर ये बड़े उपद्रव की साजिश रच रहे थे। और आपको याद होगा कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे, दिल्ली में शाहीन बाग का जो एक पूरा का पूरा ड्रामा खेला गया था, या चांद बाग हो या खजूरी खास हो, इन सभी के पीछे भी पीएफआई ही था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का ये जो एक मजहबी संगठन है, इसको कट्टरपंथी संगठन आप कह सकते हैं, इसके लोगों ने ही ये साजिशें रची थी और उसके बाद दिल्ली के अंदर 53 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में ताहिर हुसैन हो या खालिद सैफी या इशरत जहां जो कि कांग्रेस पार्टी की पार्षद थी, उसने भी ये खुलासा किया था कि उनको पीएफआई ने ही फंडिंग की थी। तो पीएफआई की बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने
एक तरीके से नाकाम कर दिया। ये बड़ी सफलता कही जा सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, और इसके तहत जिस तरीके से तमाम केसेस इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, इसका भंडाफोड़ हुआ है, क्योंकि ये लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे जैसा कि दिल्ली में किया गया था, और उसी को इंटरसेप्ट किया था पुलिस ने, और जो साइबर सेल होता है पुलिस का उसने, और उसके बाद में जो बहराइच के एसपी हैं उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ उन ग्रुपों को डिलीट कराया जिनके माध्यम से कर रहे थे। सारे सबूत इकट्ठा किए गए और इनकी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल अब यह होता है कि दिल्ली से इतनी दूर जाकर बहराइच में ये लोग इस तरीके की पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अंदर जिस तरीके से दंगों के जहर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि जाकिर नाइक किया करता था, वो अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को भड़काया करता था। और ये जो पीएफआई है जिसको के लेकर सरकार इस पर बैन लगाने के लिए सोच रही है, इसको बढ़ावा देने के काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, और कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई के तमाम पदाधिकारियों को बहुत सारे जो उनके एनजीओ चलते थे उनमें ग्रांट देने का भी काम किया। इस पूरे मामले में जिस तरीके से डॉक्टर अलीम नाम के इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, और साहिब आलम हो या कमरुद्दीन, ये तीनों के तीनों पढ़े लिखे हैं। और जो बात कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टियां अब तक कहती रही थी कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वही इस तरीके की हरकतें करते हैं, वही इस तरीके की गतिविधियों को लगाते हैं क्योंकि वो नासमझ होते हैं, लेकिन ये नासमझ नहीं है। डॉक्टर अलीम क्लिनिक चलाता है डॉक्टर कफील की तरह से। आपको याद होगा कि कफील भी किस तरीके से जब शाहीन बाग का पूरा मामला चल रहा था तो अलीगढ़ में जाके वो सीधे तौर पर ये कहता है कि हम 25 करोड़ हैं और इतनी आसानी से सरकार हमें नहीं दबा सकती है, हम अगर एक हो गए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि वही बात जो अकबरुद्दीन ओवैसी कहा करता था उसी तरीके की बातें डॉक्टर कफील कहता नजर आ रहा था। और अब बहराइच से जिस तरीके से ये तीन लोग पकड़े गए हैं, डॉक्टर अलीम एक क्लिनिक चलाता है जो कि एसडीपीआई से जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ साहिब आलम है और ये भी पढ़ा लिखा है। इन तीनों को डॉक्टर अलीम की क्लिनिक से ही पकड़ा गया। और जो एसपी हैं बहराइच के कुमार ज्ञानंद है, उन्होंने ये बताया कि ये सांप्रदायिक एकता और राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा बनने वाले चीज़ों को मैसेज के माध्यम से डाल रहे थे, जो कि सीधे तौर पर आईटी एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है और साथ ही साथ इसको लेकर बड़ा केस बनता है और जिस पर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। तो ये पूरा मामला एक और चीज़ दिखाता है कि किस तरीके से जब कफील को पकड़ा गया था तो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सभी के सभी उसे बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। और अधीर रंजन चौधरी ने तो इसको लेकर राष्ट्रपति तक से गुहार लगाई थी और ये कहा था कि कफील निर्दोष है और निर्दोष पर सजा नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पहले भी करती रही है और जिस तरीके से रवीश कुमार जैसे लोग भी इसके लिए एक मुहिम चला रहे थे वही यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो बयान था एक सामान्य बयान था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने दोनों ही चीज़ें स्पष्ट की थी कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे बुलाया जाता है तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मैं वादी नहीं हूँ, प्रतिवादी नहीं हूँ, मैं किसी पक्ष से नहीं हूँ उनकी तरफ से और इसलिए वो मुझे नहीं बुलाएंगे। और चूंकि ये जो सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले लोगों की जो एक सोच है उसको चोट पहुँचाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए भी वो मुझे वहाँ पर बुलाना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाएगा तो मैं एक योगी हूँ और इस तरीके से योगी किसी दूसरे जो आयोजन होते हैं मजहब के या दूसरे पंथ के उसमें नहीं जा सकता है। तो ये सीधा सीधा मामला था जिसको लेकर समाजवादी पार्टी निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी योगी आदित्यनाथ को, लेकिन इसमें वो उल्टे ही गिरते नजर आ गए। अखिलेश यादव जो कि इस पूरे मामले में एक घिनौनी राजनीति करते हुए पहले भी दिखाई दिए और उसके बाद में जिसके तरह से उनके पिता ने जो कुछ किया था कार सेवकों के विरोध में या राम मंदिर के विरोध में, एक बार ये बयान भी दिया था कि अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं और भी गोलियां चलवा सकता था, यानी कि और लोगों को भी मरवा सकता था। तो इस तरीके की जो सोच है समाजवादी पार्टी की, उसी की वजह से आज ये पार्टी सत्ता से बाहर है। लेकिन उसके बावजूद ये राजनीतिक पार्टियों की एक बहुत बुरी बीमारी होती है कि ये जिस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं और उसी बात की एक लगन लगाए रहते हैं, उसी बात को रटते रहते हैं। जैसा कि कांग्रेस के बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गांधी नेहरू परिवार की पिछलग्गू बनी हुई है, उसी चीज़ को लल्लू सिंह ने भी कहने की कोशिश की और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नकली हिंदुत्व है उसकी सच्चाई जनता को पता चले।
अब हिंदुत्व किसका नकली है, किसका असली है, ये तो जनता अच्छी तरीके से जान रही है कि कांग्रेस एक तरफ आज राम की भक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। राम जी के मंदिर के बनने को लेकर कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बयान देता है, ट्वीट करता है, और उसकी बहन ये कहती है कि राम सबके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये कहती है कि राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, राम एक काल्पनिक चरित्र है, राम एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ऐसी बात कही थी कांग्रेस पार्टी ने, जबकि इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको आस्था कहा जाता है, आस्था पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं और आस्था पर सवाल उठाना एक गुनाह माना जाता है। लेकिन हिंदुओं के बारे में ऐसा कह के कांग्रेस आसानी से बच जाती है और बाद में फिर चाहे राहुल गांधी हो या उसकी बहन प्रियंका वाड्रा, जब चुनाव आते हैं तो वो मंदिरों में भी घूमने से बाज नहीं आते हैं, मंदिरों में जाकर भक्ति दिखाने का ढोंग करते हैं। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो इफ्तार पार्टियों में जाकर धर्मनिरपेक्ष बनने की भी कोशिश करते हैं, टोपी लगाकर दिखाते हैं कि वो उनके साथ है, जबकि एक सीधे तौर पर ये ढोंग है, चाहे कांग्रेस करे, राहुल गांधी करे या अखिलेश यादव। जय हिंद, जय भारत।